हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद दया में। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं भारतीय संविधान की अनुसूचियाँ, जिसमें कई सारे प्रावधान दिए गए हैं। तो आज हम इसके बारे में पढ़ने वाले हैं, जहाँ से कई सारे प्रश्न बना करके पूछे जाते हैं। तो अगर हम अनुसूचियों की बात करें तो जब संविधान बन करके तैयार हुआ तो उसमें मूल रूप से 8 अनुसूचियाँ थीं, लेकिन समय के साथ साथ इसमें संशोधन किया गया और वर्तमान में कुल मिलाकर 12 अनुसूचियाँ संविधान में शामिल की गई हैं। तो आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे, तो आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और एक एक करके हम सारी अनुसूचियों को याद करेंगे। ये मैं गारंटी लेता हूँ कि आप लास्ट तक वीडियो को देखना और लास्ट तक आपको सारी अनुसूचियाँ याद हो जाएंगी। देखना कैसे याद होती हैं। तो आइए बात करते हैं हम पहली अनुसूची की। पहली अनुसूची में भारतीय संघ और उसके राज्य क्षेत्र विस्तार के बारे में सब दिया गया है। यानी कि हमारे देश का जब संविधान बना, तो जब संविधान बनता है तो सबसे पहले देश के लिए बना, तो देश के लिए सबसे पहले चर्चा की गई अनुसूची में। इस तरह से आप इसको याद रखिएगा। पहली अनुसूची में सबसे पहले देश के बारे में दिया गया, यानी भारत, उसके राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में जो वर्णन किया गया है, ये पहली अनुसूची में दिया गया है। तो जब भी किसी राज्य के नाम में परिवर्तन या उसके सीमा विस्तार में परिवर्तन होता है, नए राज्यों का प्रवेश होता है, तो पहली अनुसूची में भी परिवर्तन होता है। यहाँ से कई बार प्रश्न पूछा भी गया है कि अगर किसी राज्य की सीमा में परिवर्तन होता है या नाम में परिवर्तन होता है या राज्यों में, केंद्र शासित प्रदेशों में कोई परिवर्तन होता है, तो संविधान की किस अनुसूची में परिवर्तन होगा? तो पहली अनुसूची में परिवर्तन होगा। क्यों? क्योंकि पहली अनुसूची में ही भारतीय संघ और उसका राज्य क्षेत्र के बारे में वर्णन किया गया है। यानी भारत के राज्य और उसका क्षेत्र विस्तार, की भारत कहाँ कहाँ तक उसका विस्तार है, इसका वर्णन पहली अनुसूची में है। अब इसके बाद हम दूसरी अनुसूची में देखेंगे कि क्या दिया गया है। तो दूसरी अनुसूची में जो संवैधानिक पदाधिकारी होते हैं, कौन कौन से, जैसे कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा और विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश, राज्यों के राज्यपाल, नियंत्रक, महालेखा परीक्षक, इन सभी पदाधिकारियों के वेतन भत्ते का विवरण जो दिया गया है, ये दूसरी अनुसूची में दिया गया है। इसके बाद तीसरी अनुसूची में पद ग्रहण के समय जो शपथ है, शपथ का वर्णन तीसरी अनुसूची में दिया गया है। तो पहले हम ये 3 याद करेंगे। इसको आप पार्ट वाइज याद करिए। आप जब भी अगर सोचेंगे हम एक साथ 12 अनुसूची याद कर लें, तो आप कभी नहीं याद कर पाएंगे, भूल जाएंगे। हम पहले ये 3 याद करते हैं और को रिलेट करके याद करेंगे कि किस तरह से हमें याद होगी। तो देखिए, पहली अनुसूची है देश के बारे में, कि हमारे देश का राज्य विस्तार कहाँ कहाँ तक है, केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में, यानी देश के बारे में और उसके क्षेत्र विस्तार के बारे में पहली अनुसूची में दिया गया है। अब देश है तो वहाँ पर सरकार बनेगी, पदाधिकारी नियुक्त होंगे। तो ये जो पदाधिकारी हैं, याद करने के लिए आप इसको इस तरह याद कर सकते हैं कि पहले वे वेतन भत्ते की बात करेंगे कि भाई हमें वेतन कितना मिलेगा। जैसे अगर आपको कोई जॉब मिलती है तो आप पहले वेतन भत्ता देखेंगे, इसके बाद अगर आपको अच्छी लगेगी तो आप जॉब करेंगे, नौकरी ज्वाइन करेंगे। वैसे इसमें भी है, जो ये पदाधिकारी हैं, ये पहले वेतन भत्ते की बात करते हैं। इसके बाद तीसरी अनुसूची में इस शपथ ग्रहण, यानी पहले वेतन भत्ते की बात करेंगे, इसके बाद शपथ ग्रहण करेंगे कि हाँ हम ये कार्यभार संभालेंगे। तो आप याद रखिएगा कि पहली अनुसूची में देश, इसके बाद देश पर शासन करने के लिए दूसरी अनुसूची में दिया गया है पदाधिकारियों के वेतन भत्ते के बारे में। इसके बाद फिर वो तीसरी अनुसूची में उनके पद ग्रहण यानी शपथ के बारे में वर्णन किया गया है। तो याद रखिएगा, पहली अनुसूची में देश और उसका क्षेत्र विस्तार, दूसरी अनुसूची में वेतन भत्ते और तीसरी अनुसूची में शपथ ग्रहण के बारे में। अब ये चौथी अलग से याद करेंगे। चौथी अनुसूची में क्या है, राज्यसभा में सीटों का आवंटन, यानी कि किस राज्य से और केंद्र शासित प्रदेश से कितनी सीटें राज्यसभा में होंगी,
इसका विवरण चौथी अनुसूची में दिया गया है कि किस राज्य से और केंद्र शासित प्रदेश से कितनी सीटें होंगी राज्यसभा में, इसका विवरण चौथी अनुसूची में दिया गया है। यहाँ से एक बार यह प्रश्न भी पूछा गया था कि क्या सिर्फ राज्यों से ही राज्यसभा के सदस्य चुन करके जाते हैं। तो राज्यसभा जो भेजे जाते हैं राज्यसभा में सदस्य, तो ये विधानसभा चुन करके भेजती है। अब चूंकि विधानसभा दिल्ली और पुदुचेरी में भी है और केंद्र शासित प्रदेश हैं, तो राज्यों से और केंद्र शासित प्रदेश दोनों से जो है राज्यसभा में सदस्य चुन करके भेजे जाते हैं। राज्यसभा में प्रतिनिधित्व का जो विवरण है, सीटों का आवंटन है, ये किस अनुसूची में है? चौथी अनुसूची में। तो याद रखिएगा चौथी अनुसूची में क्या है कि राज्यसभा में कितनी सीटें किस राज्य से होंगी, यानी सीटों का आवंटन के बारे में चौथी अनुसूची में। इसके बाद पाँचवीं और छठी को याद करेंगे, बहुत आसान है, एक साथ याद करेंगे। पाँचवीं अनुसूची में दिया गया है अनुसूचित क्षेत्रों और जनजातीय प्रशासन के बारे में, यानी अनुसूचित क्षेत्रों के बारे में और अनुसूचित जनजाति के प्रशासन के बारे में। क्योंकि जब संविधान बनकर के तैयार हुआ तो उस समय काफ़ी असमानता थी, जाति के आधार पर, आर्थिक आधार पर या सामाजिक आधार पर बात करें तो इस असमानता को समान बनाने के लिए कुछ प्रावधान रखे गए और इस पाँचवीं अनुसूची में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति प्रशासन के बारे में विवरण मिलता है। अब आप इसको कैसे याद रखेंगे कि ये उंगली कितनी है? 5। अब ये पांचों उंगली असमान हैं, यानी कि इनको समान करने के लिए पाँचवीं अनुसूची में, उंगली से याद रखिएगा कि पाँचवीं अनुसूची में क्या दिया गया है? इस असमानता को समान करने के लिए। अब किसको समान करने के लिए? अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति प्रशासन के बारे में विवरण कहाँ से मिलता है? इस पाँचवीं अनुसूची से। इसके बाद छठी अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के जो ये 4 राज्य हैं, इनके अनुसूचित क्षेत्र और जनजाति प्रशासन का वर्णन मिलता है। तो छठी अनुसूची में विशेष रूप से इन 4 राज्यों को, असम, मेघालय, आप लोग मैप को ध्यान में रखें तो जो पूर्वोत्तर राज्य हैं, असम, उसके नीचे मेघालय, नीचे त्रिपुरा, मिजोरम, ये 4 राज्यों के विशेष रूप से अनुसूचित क्षेत्रों के और जनजाति प्रशासन के बारे में वर्णन छठी अनुसूची में मिलता है। तो आप इसको को रिलेट करके याद रखिएगा। पाँचवीं अनुसूची यानी कि जो अनुसूचित जाति थी और जनजाति प्रशासन के बारे में 5वीं, और छठी में ये 4 राज्य विशेष रूप से इनके अनुसूचित क्षेत्र और जनजाति प्रशासन का वर्णन मिलता है। तो यहाँ से भी यूपीएससी में एक बार प्रश्न पूछा गया था कि अनुसूचित क्षेत्र और जनजाति प्रशासन का वर्णन भारतीय संविधान की किस अनुसूची में मिलता है? तो 5वीं और छठी। जब आपसे विशेष रूप से इन राज्यों का नाम लेकर के पूछा जाए कि असम के, मेघालय और त्रिपुरा, मिजोरम के जनजाति प्रशासन का वर्णन किस में मिलता है? तो छठी अनुसूची में, याद रखिएगा। इसके बाद 7वीं और 8वीं को याद करेंगे। 7वीं अनुसूची में क्या है, ये सभी को पता होगा। केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा, यानी केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन किस प्रकार से होगा, इसका वर्णन 7वीं अनुसूची में किया गया है। किस तरह से? 3 सूचियां दी गई हैं। अब आपसे जो है ऑप्शन में कुछ भी दे कि 7वीं अनुसूची में सूचियों का वर्णन है कि केंद्र और राज्य की शक्तियों का बंटवारा है, तो दोनों का मतलब सेम है। 3 सूचियां दी गई हैं और इसमें एक है संघ सूची। संघ सूची पर केंद्र सरकार कानून बना सकती है। इसमें प्रारंभ में 97 विषय थे और वर्तमान में 100 विषय हैं, यानी इसके विषय बढ़ा दिए गए हैं कि जो जिसमें केंद्र सरकार कानून बना सकती थी संघ सूची में। इसके बाद है राज्य सूची। इस पर राज्य सरकार कानून बना सकती थी और इसमें 66 विषय थे जो है पहले। वर्तमान में इसमें 61 विषय हैं। इसके विषय कार्य क्षेत्र कम कर दिए गए हैं। तो इसको याद रखना आसान है। संघ यानी केंद्र, तो संघ सूची में केंद्र सरकार कानून बना सकती है, राज्य सूची में राज्य सरकार कानून बना सकती है, और समवर्ती सूची, ये ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया ये प्रावधान। समवर्ती सूची में वो विषय रखे गए
जिसमें केंद्र भी कानून बना सकते थे और राज्य भी बना सकते थे। इसमें पहले 47 विषय थे और वर्तमान में 52 विषय रखे गए हैं। लेकिन इस समवर्ती सूची में अगर किसी ऐसे विषय पर जिसमें कि केंद्र भी कानून बनाए और राज्य भी कानून बनाए, तो इसमें केंद्र द्वारा बनाया गया कानून प्रभावी होगा, ये याद रखिएगा। तो 7वीं अनुसूची में क्या दिया गया है? केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का बंटवारा। यहाँ से कई बार प्रश्न पूछे जाते हैं 7वीं अनुसूची, तो आप इसको याद रखिएगा। इसके बाद 8वीं अनुसूची है। 8वीं अनुसूची भी आपको पता होगा कि इसमें 22 भाषाओं का उल्लेख है। जब संविधान मूल रूप से लागू हुआ था तो उस समय इसमें कुल 14 भाषाएं शामिल की गई थीं। इसके बाद इसमें 8 भाषाएं और शामिल हुईं और वर्तमान में कुल 22 भाषाएं इस 8वीं अनुसूची में शामिल की गई हैं। अब इसमें कब कब शामिल की गई, तो पहले आपको बता दें कि 1967 में एक इसमें सिंधी भाषा शामिल की गई, तो 14 से एक और बढ़ गई, कितनी हो गई? 15। फिर 1992 में 3 भाषाएं शामिल की गईं, कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली। कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली, ये कब शामिल की गई? 1992 में। तो अब कितनी हो गई? 14, 1, 15, 3, 18। इसके बाद 2003 में 4 भाषाएं और इसमें शामिल की गई, बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली। तो कुल मिलाकर के 22 भाषाएं वर्तमान में 8वीं अनुसूची में शामिल हैं। याद रखिएगा, जब मूल रूप से संविधान बना तो 14 भाषाएं थीं। पहली 1967 में सिंधी भाषा को शामिल किया गया, 15 हो गई। फिर 1992 में ये 3 भाषाएं और शामिल की गई, कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली, तो 18 हो गए। इसके बाद 2003 में 4 भाषाएं और शामिल की गई, बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। अब कुल मिलाकर वर्तमान में 22 भाषाएं 8वीं अनुसूची में शामिल हैं। तो आइए एक बार इसको रिकॉल कर लेते हैं। पहले हम ये 3 पढ़ना था, प्रथम, द्वितीय और तृतीय। पहले देश, राज्य और उसका क्षेत्र विस्तार का वर्णन पहली अनुसूची में मिलता है। इसके बाद देश पर शासन करने के लिए जो पदाधिकारी नियुक्त होंगे वे पहले वेतन भत्ते की बात करते हैं, तो वेतन भत्ते और पेंशन का वर्णन कहाँ मिलता है? दूसरी अनुसूची में। इसके बाद वे शपथ ग्रहण करते हैं, तो दूसरी के बाद तीसरी में शपथ ग्रहण। इन्हीं पदाधिकारियों का, संवैधानिक पदाधिकारियों के जो शपथ ग्रहण का वर्णन है ये तीसरी अनुसूची में है। ये 3 आपको याद हो गए। अब आप चौथी में क्या है कि राज्यसभा में सीटों का बंटवारा किस तरह से होगा, इसका वर्णन चौथी अनुसूची में किया गया है। इसके बाद आप 5वीं और 6ठी को एक साथ याद रखिए। 5वीं में क्या है कि ये 5 उंगलियां ध्यान में आनी चाहिए। 5वीं अनुसूची में जो असमानता थी अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित जनजाति प्रशासन के बारे में 5वीं अनुसूची में इसका वर्णन किया गया है। अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन का वर्णन 5वीं अनुसूची में है। 6ठी भी वही है, 6ठी में भी इसी का वर्णन किया गया है, लेकिन विशेष रूप से इन 4 राज्यों के बारे में। कौन कौन से? पूर्वोत्तर के राज्य असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। जब आप मैप देखेंगे तो यहाँ पर इस तरह असम है, नीचे मेघालय और इधर त्रिपुरा, मिजोरम, इस तरह आपको क्षेत्र मिलेंगे पूर्वोत्तर राज्य में। इसके बाद 5वीं 6ठी आपको याद हो गई। 7वीं अनुसूची में क्या है? केंद्र और राज्य की शक्तियों का बंटवारा किसमें किया गया है? 7वीं अनुसूची में। संघ सूची केंद्र के लिए, राज्य सूची राज्य सरकार इस पे कानून बना सकती है, समवर्ती सूची इस पर दोनों बना सकते हैं, लेकिन प्रभावी होगा केंद्र द्वारा बनाया गया कानून। इसके बाद 8वीं अनुसूची में भाषाओं का वर्णन है, जिसमें वर्तमान में 22 भाषाएं शामिल की गई हैं। अब इसके बाद क्या हुआ कि जब 1950 में संविधान लागू हुआ, उसके अगले ही साल 1951 में पहला संशोधन किया गया। इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी? क्योंकि जमींदारी का उन्मूलन करना था। पूरे संविधान का एक उद्देश्य था कि असमानता को समान बनाना। तो जमींदारी प्रथा का उन्मूलन, भू सुधार, इन सब के लिए एक 9वीं अनुसूची जोड़ी गई
और इसमें क्या था कि मूल अधिकार जो हमें प्राप्त थे उसमें संपत्ति का अधिकार प्राप्त था। तो इस वजह से सरकार इस पर कोई कानून नहीं बना पा रही थी। जब भी जो जमींदार होते थे उनसे ज़मीन अधिग्रहण किया जाता था तो वह तुरंत कोर्ट चले जाते थे कि संपत्ति का अधिकार है हमें। तो सरकार ने क्या किया कि एक 9वीं अनुसूची संविधान में जोड़ी, अगले ही वर्ष संशोधन किया। और ये संशोधन किस विषय में था? संपत्ति अधिग्रहण के विषय में। यानी कि इसमें वो विषय रखा गया कि ऐसा कानून बनाया गया कि जो विषय 9वीं अनुसूची में रखा जाएगा उसके विषय में न्यायालय कोई समीक्षा नहीं कर सकता, वो न्यायालय में वाद नहीं होगा। यानी आप इसमें जो विषय रखे जाएंगे उसके विषय में आप न्यायालय में चुनौती नहीं दे सकते सरकार को। और इसके तहत संपत्ति अधिग्रहण किया गया। तो 9वीं अनुसूची में क्या किया गया? मुख्य रूप से जो भू सुधार था उसके लिए 9वीं अनुसूची लाई गई थी, संपत्ति अधिग्रहण से संबंधित थी। और ये कब लाई गई? 1951 में। तो याद रखिएगा, 9वीं अनुसूची भू सुधार से संबंधित थी, संपत्ति अधिग्रहण से संबंधित थी और इसमें ऐसे विषय रखे गए थे कि जो न्यायालय में वाद योग्य नहीं थे, आप उनको चुनौती नहीं दे सकते थे। हालांकि बाद में सरकार ने इसका दुरुपयोग किया और इसमें वर्तमान में 200 से ज़्यादा विषय हो गए। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसमें एक ये फैसला लिया कि जो केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद है उसके बाद जितने भी विषय शामिल किए गए हैं उन विषयों पर सरकार को चुनौती दी जा सकती है, यानी न्यायालय उसकी समीक्षा कर सकती है, उस केस के पहले के विषय में नहीं। तो याद रखिएगा, जब ये बना था उस समय न्यायालय में इसकी समीक्षा नहीं की जा सकती थी। इसके बाद 10वां जो अनुसूची है 10वीं, इसमें दल बदल संबंधी प्रावधान दिए गए हैं। कैसे? 1985 से पहले देश में छोटे छोटे दल थे, कई सारे दल बन गए थे और इसमें यह था कि कोई भी सरकार केंद्र में बहुमत की नहीं बन पाती थी। चुनाव जीतने के बाद जो जीतते थे सदस्य रहते थे, किसी भी पार्टी के दल बदल करते थे, इधर उधर चले जाते थे, तो केंद्र में बहुमत की सरकार नहीं बन पाती थी। तो इसके लिए एक कानून बनाया गया कि जब भी अगर किसी को दल बदलना है तो चुनाव के पहले बदल सकता है, यदि वह चुनाव के बाद दल बदल करता है तो उसका पद रिक्त माना जाएगा। तो ये दल बदल संबंधी प्रावधान कब लाया गया? 1985 में, और ये 52वां संविधान संशोधन के तहत इसको लाया गया। याद रखिएगा, 52वें संविधान संशोधन 1985 में दल बदल संबंधी कानून आया और इसके अंतर्गत यदि कोई सदस्य दल बदल करता है तो उसका पद रिक्त हो जाएगा। ये 10वीं अनुसूची, तो 10 से 10वीं अनुसूची और 10 से दल बदल, याद रखिएगा। और जब ये पहली अनुसूची पहले संविधान संशोधन के तहत ऐड की गई थी तो यह संपत्ति अधिग्रहण से संबंधित थी। इसके बाद आती है 11वीं अनुसूची, इसमें पंचायती राज व्यवस्था के बारे में दिया गया है और पंचायतों को 29 कार्य क्षेत्र दिए गए हैं कि वो इस पर अपना जो है कार्य करें और ग्रामीण क्षेत्रों का विकास करें पंचायतों का। तो यह 1900 कई जगह 92 दिया रहता है क्योंकि 1992 में इसे पेश किया गया था और 1993 में ये पास हुआ था। तो कई जगह 1992 मिलेगा, कई जगह 1993 मिलेगा। और ये 73वां संविधान संशोधन था। तो याद रखिएगा, 11वीं अनुसूची में पंचायती राज व्यवस्था के बारे में दिया गया है। यह 73वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा इसे संविधान में जोड़ा गया। इसके बाद आती है 12वीं अनुसूची, इसमें स्थानीय स्वशासन यानी शहरों में स्थानीय स्वशासन के बारे में वर्णन है। जैसे कि आप नगर पालिका देखते हैं, नगर निगम, इसमें 18 का विषय दिए गए और यह 1900 ये भी 92-93 में ही जोड़ी गई थी। यह 74वें संविधान संशोधन के द्वारा इसे जोड़ा गया। तो ये दो आप एक साथ याद रख सकते हैं। 11वीं अनुसूची में पंचायती राज व्यवस्था और 12वीं अनुसूची में नगर प्रशासन से संबंधित यानी स्थानीय स्वशासन, और इसे जोड़ा गया 73वें संविधान संशोधन के तहत, इसे जोड़ा गया 74वें संविधान संशोधन के तहत। इसका समय एक ही था 1992 में ये भी, 92 में ये भी।
और 10वीं अनुसूची में द से 10वीं और द से दल बदल संबंधी प्रावधान, ये 1985 में लाया गया था। तो इस तरह से आप अनुसूचियों को याद रख सकते हैं। उम्मीद है कि आप लोगों को अनुसूची याद हो गई होगी, और अगर याद हो गई तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।